नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। ध्रुवना बैच लेक्चर नंबर 40। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया था और देखते देखते लेक्चर नंबर 40 यानी हम लोग अपने मिशन तक आ चुके हैं। 80 लेक्चर का ये वीडियो है, करीब करीब 80 लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स को देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स एक अच्छा सा वेटेज है। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार बोर्ड का। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स अच्छा से पढ़ लेते हैं, जिसमें एटम्स आता है, न्यूक्लियाई आता है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल आता है, रेडियो एक्टिविटी आता है, सेमीकंडक्टर जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कहा जाता है, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी आ जाएगा। अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हैं केवल, तो आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 25। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला देंगे तो आपका टोटल 40 नंबर का सवाल आ जाएगा। मतलब समझिए 70 नंबर का बनाना होता है, उसमें से 40 नंबर आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स से, 40 नंबर के आसपास आ जाएगा। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आई कंफर्म 25 नंबर का सवाल कोई नहीं रोकेगा अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो। इतने सवाल आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा जरा। 1 शूट वीडियो होगा जिसमें हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 शूट में क्या होता है, सब चीज यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस इंटू की स्पीड में आप इसको देखते रहिए। चलो, तो ये क्लास 12 का फिजिक्स है। उसके बाद चैप्टर 11 है। अब जो भी वो एनसीईआरटी के साथ चैप्टर 11 है, लेकिन हम लोग इसमें कंप्लीट देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, मतलब ये रेडिएशन है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। प्रकाश के प्रभाव द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सवाल, डिफिनेशन में भी पूछा जाता है। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो प्रवाही धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रयोग कहा जाता है। वैज्ञानिक हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश के वैद्युत उत्सर्जन के अनेक प्रयोग किए। इन्होंने विभिन्न प्रकार की धातुओं की प्लेट लेकर उसके ऊपर विभिन्न तीव्रताओं और विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश आपतित कराया और प्रत्येक दशा में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्रकाश विद्युत धारा को मापा। इस प्रकार इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनेकों संबंध प्राप्त किए। अब जरा देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव होता है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाता है, यदि प्रकाश की आवृत्ति उचित है तो सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी लगभग उसी अनुपात में बढ़ता है। ये सवाल मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से कि आपतित प्रकाश की किरण की तीव्रता बढ़ाई जाती है, मतलब कि जब तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, जब इसका इंटेंसिटी बढ़ाया जाएगा तो वैद्युत धारा का मान भी लगभग उसी अनुपात में बढ़ने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को x अक्ष पर तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब ये ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है जिसको यहाँ पर ढलान मतलब कि स्लोप कहा गया है। y बराबर mx प्लस ये एक इक्वेशन होता है। बाकी जिस रिजल्ट तक पहुंचना है उस रिजल्ट की बात हम करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक मेटल का प्लेट है। होता क्या है कि इस पर फोटोन से इस पर मारा जाता है। एक मिनट। फोटोन से जब मारा जाएगा तो फोटोन के पास एक एनर्जी होगा और जब फोटोन यहाँ पर आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्युलेट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए कम से कम जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो अगर इसको निकलने के लिए मान लेते हैं कि एनर्जी चाहिए E1 और यहाँ से E1 क्या, एक नॉर्मल हम एग्जाम्पल ही लेते हैं।
अगर यहाँ से इसको निकलने वक्त मान लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का वर्क फंक्शन का एक वैल्यू पता होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम से निकलने के लिए इसको चाहिए 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वहां से हमने इलेक्ट्रॉन दिया 2.55, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो कम से कम उसको 2.65 दे दिए या इससे ज्यादा दीजिए। अगर 2.65 दीजिएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। अगर 2.65 से ज्यादा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा भी, और जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो जो एनर्जी बच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात और थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात होती है। और ई बराबर एक फार्मूला आपको पता होगा पहले से, एच सी बटा लेमडा। अगर यहाँ से हम ई के बारे में जानते हैं ऑलरेडी, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो यहाँ से एच सी बटा लेमडा है, तो यहाँ से ई बराबर एच न्यू से आराम से हम न्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे म्यू नॉट से सूचित किया जाता है। यदि इसका मान म्यू का मान म्यू नॉट से ज्यादा हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, मैं आपको बता ही रहा था। अगर कम होगा तो उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर बराबर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बट इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देहली आवृत्ति का मान दिए गए पदार्थ के निश्चित तथा अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। एक होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपतित किरण की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, इसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट बराबर सी बटा म्यू नॉट। ये म्यू नॉट क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, जहां सी क्या है प्रकाश का चाल है। अगर लैम्डा का मान लैम्डा नॉट से कम हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होता है ये जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसको यहाँ पर ये न्यू नॉट कहा जा रहा है, ये लैम्डा नॉट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज्यादा होगा उसका लैम्डा नॉट का मान उतना ही कम होगा। प्रकाश की कणात्मक प्रकृति या क्वांटम सिद्धांत, मतलब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। ऊर्जा के इस बंडल को फोटोन या क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक फोटोन का एनर्जी ई बराबर एच न्यू के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी बराबर एच न्यू के बराबर होता है, जिसमें म्यू प्रकाश की आवृत्ति है तथा एच प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन भी पूछा जाता है तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। एच होता है, एच का वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। कैसे आएगा तो ई बराबर होता है एच न्यू। ई हो गया जूल और एच तो प्लांक कांस्टेंट है और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मतलब होता है पर सेकंड। तो यहाँ से देख लीजिएगा इस बराबर हो जाएगा जूल सेकंड। तो एच का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, तो जूल का होता है m l के पावर 2 t के पावर -2 और सेकंड है तो इसका हो जाएगा t, तो m l के पावर 2 t के पावर -1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन का मान, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्क फंक्शन का डिफिनेशन पूछा जाता है। जैसे कि सोडियम का वर्क फंक्शन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे कार्य फलन कहते हैं, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है। वर्क फंक्शन को W से सूचित किया जाता है। वर्क फंक्शन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसका जूल भी इसका मात्रक हो सकता है। फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। यहाँ पर W बराबर एच न्यू है तो E बराबर अगर न्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट लिखते हैं तो यहाँ से चूंकि पता होता है कि न्यू नॉट के बदला में सी बटा लैम्डा नॉट होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं E बराबर न्यू नॉट बराबर एच सी बटा में लैम्डा नॉट। तो यहाँ से एच क्या है तो प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.6 × 10 के पावर -34 जूल सेकंड है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर E बराबर एच सी बटा लैम्डा आता है, ये किसी भी चीज के लिए लागू हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं हो रहा है। मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, इन जनरल E बराबर एच सी बटा लैम्डा होता है। तो यहाँ पर एच का मान रखेंगे 6 गुने 6.626 गुने 10 के पावर -34 ऐसा यूनिट होता है जूल सेकेंड। सी का मात्रक होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और बट्टा में लैम्डा। तो ओवरऑल ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 12,400 बट्टा लेमडा, लेमडा हो जाएगा एंगस्ट्रम में और 12,400 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ई का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। तो ये फॉर्मूला होता है ई बराबर, ये चीज़ आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मतलब सिंपलेस्ट केस है जिसमें लेमडा दिया रहता है, तो डायरेक्ट वहां से हम एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको निरोधी विभव कहा जाता है। कैथोड के सापेक्ष प्लेट, कैथोड के सापेक्ष जो प्लेट होता है उसको एनोड कहा जाता है। को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, मतलब जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान 0 हो जाएगा, उसको निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, जिसको V0 से व्यक्त किया जाता है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक नियम, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। प्रयोगों के आधार पर निम्न नियम प्रतिपादित किए गए। सबसे पहले क्या है, विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि आपतित प्रकाश की किरण आवृत्ति धातु के लिए देहली आवृत्ति से कम है तो चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश चाहे जितनी समय के लिए आपतित कराया जाए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, वैसे ही सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात प्रकाश के आपतित होने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच में कोई समय नहीं होता है। उसके बाद हमारे साहब आते हैं आइंस्टाइन जी, जो कि अपना बहुत ही अच्छा इक्वेशन दिए थे, जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी अपना स्टेटमेंट दिए हुए, इक्वेशन दिए हुए हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया था कि जैसे कोई प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटोन की यह ऊर्जा hν हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाता है। प्रथम भाग इलेक्ट्रॉन के धातु की सतह तक लाता है, जिसको कार्य फलन या वर्क फंक्शन कहते हैं। दूसरा भाग इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में चला जाता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा hν बराबर W प्लस E की। तो hν हो गया हमारा जितना हम एनर्जी दिए थे, मतलब जितना फोटोन का एनर्जी था। W जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। तो चूंकि यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं hν माइनस W। यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा hν माइनस W। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर hν माइनस W के बदला में hν0। यहाँ से फिर h कॉमन हो गया, तो न्यू माइनस न्यू0। तो फिर यहाँ से इसके बदला में c बटा लैम्डा माइनस c बटा यहाँ पर लैम्डा नॉट होगा, c बटा लैम्डा नॉट है। तो एक फॉर्मूला बन गया E के बराबर h बटा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, जिसको इक्वेशन 2 कहा गया है। अब देखिए पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है E इंटू V0, और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ से ओवरऑल एक फॉर्मूला हम कर सकते हैं 1 बाई हाफ mv², और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए बराबर h और न्यू माइनस न्यू0, जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है। मैटर वेव क्या होता है, जब कोई कण गति करता है, कण कहने का मतलब फोटोन, तो उस कण के साथ से एक तरंग संबंधित रहती है। इस तरंग को द्रव तरंग कहते हैं। अलग अलग कणों से संबंधित तरंगों की तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होता है। ये डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है। माना कि किसी गतिशील कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, यह जिस तरंग से संबंधित है उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है। यदि गतिशील कण के स्थान पर प्रकाश फोटोन का प्रयोग किया जाए तो आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है E बराबर mc², प्लांक का इक्वेशन होता है E बराबर hν, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से mc² बराबर hν। यहाँ से एक c से एक c कट जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा h बटा mc, और h बटा mc हो गया, तो c के बदला में हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो h बटा mv। तो लैम्डा बराबर h बटा आ गया mv, या लैम्डा बराबर आ गया h बटा p, जिसको डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहा जाता है। इसका मतलब मोमेंटम होता है संवेग। अब इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेव का फॉर्मूला वही हो जाएगा 12.27 बटा रूट अंडर v, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा चैप्टर 11 खत्म हो गया। फिर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 बताया, जिसको एटम या परमाणु कहा जाता है। परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किया है, जो थॉमसन का सबसे पहले आया था। थॉमसन ने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु 10 के पावर माइनस 10 मीटर, मतलब एक एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के धनावेशित ठोस गोला होता है। गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह उसी प्रकार वितरित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश परमाणु के समस्त धन आवेश के बराबर होता है, ताकि परमाणु विद्युत उदासीन रहे। इसका उपयोग कहाँ होता है, इस मॉडल का उपयोग की सहायता से तपायनिक उत्सर्जन आयनीकरण की सफलता व्याख्या की जा सकता है।
इसमें दोष क्या आया, इस मॉडल की सहायता से परमाणु के स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं की जा सकती है। रदरफोर्ड का अल्फा का प्रयोग देखते हैं, अल्फा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। परमाणु की संरचना जानने के लिए और लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में पोलोनियम नामक एक रेडियोएक्टिव तत्व से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणें के बारीक किरण पुंज को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त किए। सबसे पहले क्या है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली या खोखला होता है। कुछ अल्फा कोण 90 डिग्री अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होता है। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित है तथा अल्फा कोणों को प्रतिकर्षित करता है। 20,000 अल्फा कणों में से लगभग अल्फा कण मतलब कुछ ही अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिससे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक समय में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n और आयु प्रकीर्णन कोणों की जया के मतलब ये उसका जो नंबर ऑफ मतलब प्रकीर्णित जो कण होता है, जो अल्फा रेज होता है, उसकी संख्या को n कहा गया है। तो इसका फॉर्मूला होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin के पावर 4 थीटा बाई 2। फिर आया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब ये जो रदरफोर्ड था इसमें भी कमी आ गया। अब रदरफोर्ड भी एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहे थे, जिसकी वजह से फिर आया नील्स बोर का थ्योरी आया, क्योंकि वहां पर रदरफोर्ड जब आए थे उसमें एक मैक्सवेल का भी थ्योरी आ गया था। बाकी ये जो नील्स बोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और समझिए कि जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर आया, परमाणु का, नाभिक का, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में जानकारी हुआ, उसका ऊर्जा के बारे में पता चला, वेलोसिटी के बारे में पता चला, रेडियस के बारे में पता चला, सेल सबसेल के बारे में पता चला। तो नील्स बोर का उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। सन 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। अपने इस मॉडल के लिए बोर ने निम्नलिखित 3 नए अभिगृहित प्रस्तुत किए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिसे अस्थायी, इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। तो नील्स बोर ने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षा मतलब स्पेशल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, जिसको अस्थायी कक्षा या स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। और इसका जो मोमेंटम होता है, जिसको कोणीय संवेग, जिसको एमवीआर कहते हैं, वो nh/2π के बराबर होता है। और n क्या होता है, तो n होता है नंबर ऑफ सेल। ये नील्स बोर का स्टेटमेंट था, नंबर ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन को अपनी अस्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में आरोपित होने वाले स्थिर बल से प्राप्त होता है। मतलब उनका जो एनर्जी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पर तो प्रोटॉन होता होगा जिस पर चार्ज होता होगा प्लस Ne। तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसको mv²/r कहते हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है, जिसको करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो होता है kZe² और बटा r² के बराबर। यहाँ से r कट जाएगा, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी का रिलेशन आता है, एक रेडियस का रिलेशन आता है और एनर्जी का रिलेशन आता है। तो ये जो रेडियस होता है, रेडियस बराबर आप लिख सकते हैं 2.18 × 10⁶। और वेलोसिटी होता है ना, ये वेलोसिटी का रिलेशन, ऊपर वाला वेलोसिटी का रिलेशन होता है। ये वेलोसिटी का होता है 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और ये आई थिंक Z/n होता है। R बराबर होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z। एनर्जी बराबर होता है -13.6 गुने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z²/n² होता है। नीचे आएगा, नीचे रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी तीनों फॉर्मूला आने वाला है। बोर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या एवं अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, mv² बराबर k की 1/4πε0 के बराबर हो गया। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला nh/2πmr है। तो फिर यहाँ से रेडियस भी इसमें दिक्कत है, डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ
रेडियस इक्वेशन 2 फॉर्मूला ऊपर यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला है। जो r होता है वो n स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। n का मान 1 लेकर के यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। एक मिनट देखिए, इस वैल्यू में जरा देखिए, यहाँ से r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब r का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें से अगर z को निकाल देते हैं तो n स्क्वायर और बटा में यहाँ पर हो गया z, बाकी ये सब कांस्टेंट है। h एप्सिलॉन नॉट पाई ई एम, m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e का मतलब होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन। सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ओवरऑल हम रेडियस का फॉर्मूला लिख सकते हैं 0.53 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन के अलावा किसी मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, दुनिया का कोई भी यहाँ पर एलिमेंट आता है तो उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आर का मतलब होता है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का रेडियस आर है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एस पी डी एफ ये तो सबसे होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है के एल एम एन। एन बराबर 1 को के कहते हैं, एन बराबर 2 को एल कहते हैं, एन बराबर 3 को एम कहते हैं, एन बराबर 4 को एन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से R1 कैलकुलेट किया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। फिर यहाँ से एक वेलोसिटी भी आएगा, तो वेलोसिटी मैं आपको दिखाता हूँ। वेलोसिटी किसके बराबर आता है? सो देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिया गया है जिसमें n के बदले में z रख दिया गया है, z के बदले में 1 रख दिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ से z और n को कैलकुलेट हम करके बाहर निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला बनता है 2.18 गुने 10 के पावर 6 और यहाँ से z और यहाँ से n, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आता है। तो z बट्टा n और ये हो जाता है मीटर पर सेकंड में। तो ये किसी भी एटम के लिए लागू होता है। ये भी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसका वेलोसिटी कितना होता है उसको भी कहते हैं 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 z बटा n मीटर पर सेकंड। बाकी एक एनर्जी का भी फॉर्मूला यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एनर्जी नहीं आया है तो एनर्जी लिख लीजिए। एनर्जी बराबर होता है एनर्जी की टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का आधा होता है और पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव होता है। इससे भी सवाल पूछता है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का आधा, पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है, उसे त्वरक विभव को उत्तेजन विभव कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु का पहला, दूसरा और तीसरा उत्तेजन विभव क्रमशः 10.20 है, 10.20 है, 12.09 है और 12.75 है। ये सब वोल्ट में दिया हुआ है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर देता है, ऐसे को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वह कम से कम एनर्जी जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगता होगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए 13.6 तथा पारा यानी कि मरकरी के लिए 10.4 होता है। विविक्त ऊर्जा स्तर, वे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जा सुनिश्चित होती है उन्हें विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं। माना कि कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था है तो उसके nवे ऊर्जा स्तर का मान मैंने वहां पर लिख रहा था, ऊपर लिखा था, आपको बताया था 13.6। यहाँ पर जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 ले लिया गया है। तो -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और संक्रमण ट्रांजिशन क्या होता है? किसी परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना संक्रमण कहलाता है। संक्रमण 2 प्रकार से होता है। एक होता है उत्सर्जन संक्रमण, मतलब ये संक्रमण है, ट्रांजिशन है। देखिए, किसी परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। 2 प्रकार के होता है। एक होता है उत्सर्जन, जिसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसे होता है, ये पहला सेल है, पहला सेल से मतलब ये 5वां सेल से पहला सेल पर आया, चौथा से पहला पर आया, तीसरा से पहला पर आया, दूसरा से पहला पर आया, 5वां से दूसरा पर, मतलब इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उसको
उत्सर्जन संक्रमण मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका संख्या होता है n × n-1/2। एक होता है अवशोषण संक्रमण मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है या एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन होता है। जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो उसको अवशोषण कहा जाता है। जैसे कि n बराबर 1 से किस में गया, 2 में गया, n बराबर 1 से 3 में गया, n बराबर 1 से 4 में गया, 1 से फिर 5 में गया। तो जब कोई परमाणु मूल ऊर्जा स्तर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तब तो उसको अवशोषण संक्रमण कहते हैं, जिसका संख्या होता है n-1। अब उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमणों में तरंग दैर्घ्य का निर्धारण कैसे होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लेते हैं। डेल्टा ई बराबर hc/λ होता है। यहाँ से फॉर्मूला आता है 1/λ बराबर r × 1/1l² - 1/2², जिसको r को रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। इसका रिडबर्ग कांस्टेंट का मान होता है 109678 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ से लैम्डा का मान बताया गया है कि 12375, जिसको मैंने 12400 लिखा था। यहाँ पर 12375 है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 12375 12400 लीजिएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा आसान होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के एक पात्र में रखा जाता है तथा उससे उत्सर्जित होने वाले समस्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर आपतित कराया जाता है, जिससे पर्दे की खाली पृष्ठभूमि पर कोई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है। इन रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है लाइमन सीरीज, दूसरा होता है बामर सीरीज, तीसरा होता है पासन सीरीज, चौथा होता है ब्रैकेट, उसके बाद होता है फंड सीरीज। फंड सीरीज भी होता है, मतलब सबसे ऊपर से आकर के अगर n बराबर 1 पर आ जाएगा तो लाइमन सीरीज, अगर n बराबर 2 पर आकर के रुकेगा तो उसको बामर सीरीज कहते हैं, अगर 3 पर रुकेगा तो पासन सीरीज, 4 पर रुकेगा तो ब्रैकेट, 5 पर रुकेगा तो फंड सीरीज कहा जाता है। अब बारी बारी से देखेंगे लाइमन सीरीज क्या होता है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम मतलब न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात n बराबर 1 पर आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में, मतलब ये भी याद रखना होता है कि कैसा रीजन होता है, तो पराबैंगनी होता है। इस श्रेणी की रेखाएं तरंग दैर्घ्य निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब यहाँ पर भी रिडबर्ग फॉर्मूला लगा सकते हैं। बामर, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात n बराबर 2 में आता है, तो उसको बामर सीरीज कहा जाता है। अब इसके लिए फिर वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया, पाचन के लिए 3 होगा, ब्रैकेट के लिए 4 होगा, फुल के लिए 5 होगा। चलिए अब ये न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 13 है। न्यूक्लियस, नाभिक का संरचना क्या होता है। नाभिक का कुल आवेश उसमें समस्त प्रोटोनों के आवेश के बराबर तथा नाभिक का कुल द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है, के द्रव्यमान के बराबर होता है। यदि किसी तत्व का संकेत X है, परमाणु Z तथा द्रव्यमान A है, तो उसका सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा A, और इसका परमाणु भार है, परमाणु संकेत है X, तो परमाणु संकेत है X। उसके बाद इसका द्रव्यमान संख्या A, तो A को ऊपर रखिए और परमाणु जो संख्या है Z उसको यहाँ पर रखिए, तो इसमें न्यूट्रॉनों का संख्या A - Z होता है, और जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन का संख्या भी होता है। तो यहाँ से जो न्यूट्रॉन होता है और ये जो जेड होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से ये देखने के लिए मिल जाएगा। नाभिक को 3 भाग में बांटा गया है, और भी होते हैं बहुत सारा, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। समस्थानिक, जिसको आइसोटोप कहा जाता है। अब वो क्या होता है, एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटोनों की संख्या एक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का देखिए, इसको प्रोटियम, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का H होता है, ड्यूटेरियम का D होता है, इसका T होता है। परमाणु संख्या सबका सेम होता है, बट परमाणु भार इसका अलग अलग होता है। समभारी क्या होता है, तो परमाणु संख्या अलग अलग होना चाहिए बट उसका भार एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन का होता है 14, नहीं कार्बन है यहाँ पर, नाइट्रोजन नहीं है। एक C14 भी होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा है बट परमाणु भार अलग अलग है। सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक जैसा होता होगा, जैसे कि हाइड्रोजन 3 परमाणु भार, परमाणु संख्या 1, हीलियम का 4 2, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 2, इसमें भी 2, इसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, पहले के प्रोटॉन संख्या दूसरे की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर हो अथवा इसका विलोम होता है, ऐसे नाभिक प्रतीक कहलाते हैं। देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर है ना, पहला का न्यूट्रॉन दूसरे का प्रोटॉन के बराबर, दूसरे का प्रोटॉन पहले के न्यूट्रॉन के बराबर।
अब नाभिक का आकार क्या होता है, तो जो रेडियस होता है वो r0 इंटू ए के पावर 1/3 के बराबर होता है, जहां पर r0 कांस्टेंट है, ए का मतलब होता है परमाणु भार। इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाया गया होगा। नाभिक का वॉल्यूम का मान होता है 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा ए, और ये सब कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के बराबर होता है। फिर इसका डेंसिटी निकालिएगा तो मास बटा वॉल्यूम, जो कि डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, 2.29 इंटू 10 के पावर 17 केजी पर मीटर, मतलब इतना ज्यादा इसका डेंसिटी है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। किसी परमाणु अथवा नाभिक द्रव्यमान को मापने के लिए एक छोटे से मात्रक का उपयोग किया जाता है, जिसको एमयू से सूचित करते हैं। 1 एमयू बराबर 1.6 के पावर -7 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, आई थिंक, ठीक है। युग्म उत्पादन, जब कोई गामा फोटोन किसी उच्च परमाणु भार वाले पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन व प्रोजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाता है। युग्म विनाश, जब एक प्रोजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन समीप आते हैं तो वह एक दूसरे को विनाश कर देते हैं तथा ऊंचा स्तर के 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति होता है, जिसको युग्म विनाश कहा जाता है। यहाँ पर एनर्जी भी क्रिएट होता है मेगा वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द्रव्यमान क्षति, जिसको मास डिफेक्ट कहा जाता है, विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि नाभिक के द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। इस प्रकार नाभिक के द्रव्यमान तथा इसके घटकों, जिसको न्यूक्लियन कहा जाता है, कि द्रव्यमान अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। मतलब कितना मास डिफेक्ट आया, तो जितना न्यूक्लियन का होगा माइनस जितना नाभिक का होगा। इसका फॉर्मूला होता है डेल एम बराबर जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। बैंड एनर्जी क्या होता है, जब किसी मतलब बंधन ऊर्जा, जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति के तुल्य जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, जिसका मान आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से ज्ञात किया जाता है, मतलब कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब बैंड एनर्जी बराबर न्यूक्लियन में क्या होगा, तो नाभिक का मतलब जिसका न्यूक्लियर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बैंड एनर्जी का मान उतना ही ज्यादा होगा। जिस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है, ऊपर बता रखा है। अब जैसे कि Fe है, अब इसमें 26 है, 56 है। अब देखना है कि ये मतलब कितना स्टेबल है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें जितना न्यूट्रॉन ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मान इतना होता है। ये सबसे ज्यादा होता है आयरन का। विभिन्न नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा उन नाभिकों के द्रव्यमान संख्या का आरेख, बस ये डायग्राम बनाया गया जिसमें आयरन का सबसे ज्यादा होता है। चलिए न्यूक्लियर फोर्स की बात कर लेते हैं। नाभिकीय बल, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। नाभिकीय बल एक सीमित दूरी तक की आकर्षित प्रवृत्ति का होता है, उसके पश्चात इस बल की प्रकृति प्रतिकर्षण हो जाती है। अब इसका गुण क्या होता है, नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबल होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। इन बलों की प्रकृति आकर्षण की होती है। नाभिकीय बलों का परास बहुत ही कम होता है, इसलिए लघु परास बल भी कहते हैं, शॉर्ट रेंज कहा जाता है। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के चक्रण पर भी निर्भर करता है। नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का होता है, नाभिकीय विखंडन एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के द्रव्यमान वाले नाभिकों में टूटता है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करता है। जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो यूरेनियम के 2 नाभिक बेरियम तथा क्रिप्टन में विभक्त हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इसका कारण यह है इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन से प्राप्त नाभिक के द्रव्यमानों से कुछ कम होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाते हैं जो ई बराबर mc स्क्वायर के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। एक चेन रिएक्शन होता है जिसको श्रृंखला क्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन उत्पन्न होती है। ये न्यूट्रॉन पुनः अपने समीप स्थित यूरेनियम के नाभिक से क्रिया कर पुनः न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। इन न्यूट्रॉनों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है तथा यह प्रक्रिया एक बार प्रारंभ होने के पश्चात स्वतः ही चलती रहती है जब यूरेनियम के पदार्थ समाप्त नहीं हो जाता है। इस अभिक्रिया के श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इसी का उदाहरण है। अभी आ गया न्यूक्लियर रिएक्टर। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे कि यह शीतलक है, यहाँ पर परिवर्तक लगाया जाता है, यहाँ पर नियंत्रक छड़ है, ये क्रोड होता है, यहाँ पर टरबाइन का भाप लगाया जाएगा, फिर यहाँ पर संपीड़क से यहाँ पर नोजल लगाया जाता है, भाप जिसको कहते हैं। अभी इसका रचना है, पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा।
उपयोग देख सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग परमाणु भट्ठी का उपयोग शोध कार्यों में न्यूट्रॉन पुंज प्राप्त करने में तथा रेडियो समस्थानिकों के उत्पन्न के लिए किया जाता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए अति उच्च ताप तथा अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी पर उपलब्ध ताप प्राप्त नहीं है, लेकिन सूर्य का भीतरी ताप तथा कुछ तारों में यह ताप नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त होते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा अधिक तत्व मतलब नाभिक आपस में मिलकर एक नया नाभिक का निर्माण करता है। अब देखिए, केवल हाइड्रोजन मिलता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ट्राइटियम बनता है जहाँ पर एनर्जी लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। रेडियोएक्टिविटी क्या है? तो रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुलर ने की थी। इन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालकर उसे काले कागज में लपेटकर एक फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रख दिया तथा फोटोग्राफिक प्लेट एवं पैकेट के बीच एक चांदी की एक प्लेट रख दी और कुछ समय के बाद यह पाया कि फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ गई, जिसे यह निष्कर्ष निकाला गया पदार्थों से कुछ अदृश्य विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। इन पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ तथा इस गुण को रेडियोएक्टिविता मतलब रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव। अब जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम अपने आप क्या होता है? विखंडित होते रहता है, टूटते रहता है। जब यूरेनियम टूटता है, जब रेडियोएक्टिविटी होता है तो इसका परमाणु संख्या 2 से घटेगा तो इसका जो परमाणु भार होता है उसको परमाणु संख्या के ठीक दुगुना से घटता है। तो यहाँ पर 92 है तो यहाँ से 2 आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 90। अगर यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 90 आया है तो इसमें से इस 4 को घटा लेंगे, जो बचेगा यहाँ पर लिखाएगा। मतलब यूरेनियम टूटता है तो थोरियम बनता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस प्रकार से रेडियोएक्टिविटी 6 है जिसको रेडियोएक्टिविटी डीके कहा जाता है। ये अल्फा डीके है। सबसे पहले इसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है। अब अल्फा डीके का एग्जांपल है, उदाहरण सबसे अच्छा यूरेनियम होता है जिसका परमाणु भार 238, अब फिर 92, तो इसमें से हीलियम 4 2 और थोरियम निकलता है 234 और 90, उसके बाद इसमें से हीट निकलता है। अल्फा डीके अल्फा 6 में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, और अल्फा पे याद रखिएगा अल्फा को फॉर्मूला होता है +2। जब अल्फा डीके होता है तो इसमें हीलियम पर प्लस चार्ज होता है, तो याद रखिएगा जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर चार्ज का मान कितना रहेगा? +2, मतलब धनावेश होता है। फिर एक होता है बीटा डीके। जब किसी तत्व का बीटा क्षय या बीटा उत्सर्जन होता है तो बनने वाले तत्व के परमाणु भार में कोई अंतर नहीं आता है, जबकि परमाणु क्रमांक के बाद एक बीटा माइनस या बीटा प्लस एक घट जाता है। मतलब ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पर ये इलेक्ट्रॉन के जैसा काम करता है, जिस पर चार्ज -1 भी लिया जाता है। जैसे बीटा डीके है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। न्यूट्रिनो नाम का एक चीज होता है जो कि बीटा डीके से आता है। बीटा डीके प्रक्रिया में बीटा कणों के अतिरिक्त आने जैसे न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होते रहते हैं। ये बीटा कण से ये सब आता है। गामा, जब कोई भी नाभिक अल्फा कणों तथा बीटा कणों के उत्सर्जन द्वारा विघटित होता है तो यह नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में मूल अवस्था में आने के लिए नाभिक दोनों ऊर्जा के अंतर के समान ऊर्जा व फोटोन उत्सर्जित करता है, जिसको गामा कहा जाता है। अब रेडियोएक्टिविटी का नियम क्या है? या रेडियोएक्टिविटी के लिए रदरफोर्ड ने कौन सा नियम दिया था? अब रदरफोर्ड के अनुसार देखिएगा, रेडियोएक्टिविटी पदार्थ स्वतः विघटित होता है। अब पीरियोडिक टेबल में जिस पर स्टार लगा हुआ रहता है वो रेडियोएक्टिविटी होता है। रेडियोएक्टिविटी भौतिक अवस्था में जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर रदरफोर्ड तथा सोडी ने अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे रेडियोएक्टिविटी क्षमता का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जो पदार्थ का विघटन का दर है, जिसको रेट ऑफ डीके कहते हैं, वो -dN/dt के बराबर होता है, जो कि उस समय पर उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब कि -dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। तो यहाँ से dN/dt बराबर -λN हो गया। एक मिनट, इसको जरा dN/dt बराबर होता है -λ के बराबर। लैम्डा को डी के कांस्टेंट कहा जाता है। डी के कांस्टेंट कहिए, या इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से ओवरऑल मैं लिख सकता हूँ dN/n बराबर -λ/dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। जब टाइम का मान 0 था तो इसमें नंबर ऑफ रेडियोएक्टिविटीज
डीके की संख्या एन नॉट था, अब फाइनली बच कितना गया एन। मतलब जब टाइम बराबर 0 तो यहाँ पर जितने भी परमाणुओं की संख्या था उसका था एन नॉट, और जब टाइम बराबर टी हो गया तो यहाँ पर आ गया एन। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा लॉग एन, और एन के बदले में एक बार एन भर देंगे और माइनस एक बार भर देंगे लॉग एन नॉट, अब बराबर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा लेमडा टी। तो लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन बराबर हो जाएगा लेमडा टी, और इसके बेस में रखा हुआ है ई। तो जब बेस में ई रखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एन नॉट अब बटा में आ जाएगा एन, अब बेस में रहेगा ई, अब बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू टी। तो यहाँ से आ गया एन नॉट बटा एन बराबर हो जाएगा ई के पावर लेमडा टी, यही है। लॉग एन माइनस लॉग एन माइनस लेमडा टी, तो ई के पावर लेमडा टी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ई के पावर लेमडा टी, यहाँ से एन नॉट बराबर एक फॉर्मूला आ जाएगा एन इंटू ई के पावर लेमडा टी। अगर यहाँ से एन का फॉर्मूला लिखिएगा तो एन बराबर आ जाएगा एन नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा टी। ये जो मैंने प्रूफ लिखा है, ये प्रूफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, मैं इसीलिए इस प्रूफ को लिखा हूँ। अब चलिए बाकी ये प्रूफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ये सभी प्रोसेस होते हैं जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है एन बराबर एन नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा टी, जिसको डीके कांस्टेंट, फिर वहां से टी हाफ का मान निकाला जाएगा, टी हाफ भी आएगा। देखिए रेडियो एक्टिविटी का ऐसे ही मात्रक क्यूडी होता है, टी हाफ। अब टी हाफ क्या होता है, मतलब आधा परमाणु को खत्म होने में जितना टाइम लगता है उसको टी हाफ कहते हैं। तो टी हाफ का यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होगा कि एन बराबर होता है एन नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा टी। तो ये बचेगा कितना, एन का मतलब होता है फाइनल, तो बस कितना जाएगा एन नॉट बटा 2, और ये शुरुआत में एन नॉट है, ई के पावर माइनस लेमडा टी के बदला में टी हाफ रख देंगे, तो टी हाफ का यहाँ पर ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा 0.693 और बटा में आ जाएगा लेमडा। ये टी हाफ का फॉर्मूला होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बटा लेमडा। लेमडा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर एक होता है माध्य आयु या एवरेज लाइफ, जो कि सभी परमाणुओं के आयु का योग बटा कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज लाइफ का फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा नीचे। एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है 1 बाई लेमडा के बराबर। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, ये एवरेज लाइफ बराबर क्या होता है 1 बाई लेमडा। तो यहाँ से दोनों से हम देख सकते हैं टी हाफ बराबर होता है 0.693 इंटू में टी ए, और टी ए क्या है तो एवरेज लाइफ के बराबर होता है। ये इक्वेशन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टी हाफ बराबर 0.693 इंटू में एवरेज लाइफ। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं यहाँ पर आकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। पीटाइप सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे टॉपिक्स में तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये क्लास 12 का फिजिक्स है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। चालक क्या होता है, जिससे विद्युत धारा प्रभावित होता है, जैसे कि सभी धातु हो गया। अचालक जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक। अर्धचालक जो विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के बीच होता है उसको अर्धचालक कहा जाता है, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण। अब एनर्जी बैंड होता है, सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, यहाँ पर होता है वैलेंस बैंड, और इसके बीच में होता है वर्जित ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक पदार्थों को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जिसमें संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। कंडक्शन बैंड ऊपर होगा, ये पूरा खाली होगा, और ये वैलेंस बॉन्ड है। वर्जित बैंड की चौड़ाई उष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है, जिसे ग्रहण करके संयोजक बैंड इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में पहुंच जाता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके माध्यम से इसमें आ जाएगा चालक बैंड में, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से इसमें चला जाएगा। समस्त अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं उसका वैलेंसी का मान 4 होता है। परम ताप शून्य पर अर्धचालक का आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं।
ये मतलब ये वाला लाइन से क्वेश्चन बनता है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप पर अर्धचालक आदर्श कुचालक की तरह बिहेव करता है। याद रखिएगा, जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा तो वहां पर जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध या आंतरिक या निज अर्धचालक, जिसको इंट्रिंसिक कहा जाता है। निज अर्धचालक के पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिसमें कोई अपद्रव्य मतलब जिसमें कोई डोपिंग किया हुआ नहीं रहता है, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। अशुद्ध या बाह्य, जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जब किसी अर्धचालकों में कोई त्रियोजी, अशुद्धि अथवा पंच संयोजी, जब त्रियोजी की बात होता है तो ग्रुप 13, जब पंच संयोजी होगा तो ग्रुप 15। अशुद्धि बोरोन अथवा आर्सेनिक मिलाई जाती है तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को अपमिश्रण मतलब इसको डोपिंग कहा जाता है। इसको एक वर्ड आता है इंग्लिश का, इसको डोपिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, अपमिश्रण का मतलब होता है डोपिंग। इस प्रकार के प्राप्त अशुद्ध को इंट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनिशियली क्या लिया गया है, यहाँ पर ग्रुप 14 को लिया गया है। ग्रुप 13 होता है जिसमें बैगन, आलू, गाजर, तीन थैला। फिर होता है ग्रुप 14 चले शिव जी, संग पार्वती। एक होता है ग्रुप 15 नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, शक्ति। ये ग्रुप 15 होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया होगा कि यहाँ पर एक प्योर दिया गया होगा। प्योर कौन है, तो प्योर जिस पर प्लस चार्ज होता है, मतलब ग्रुप 14 वाला प्योर होता है। अब यहाँ पर ये सब आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें से हटा करके +3 वाला को जोड़ दिया गया। +3 वाला को जोड़ दिया गया, इस पर चार्ज आ गया प्लस। अब यहाँ पर एक हो गया इसका बॉन्ड खाली, जिसको होल कहते हैं। अब एन टाइप में क्या होता है कि यहाँ पर +4 है, बट यहाँ पर +5 आएगा तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पी टाइप में देखिएगा क्या होगा, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी और शुद्धि मिलाया जाता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जैसे कि बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसको पी का मतलब होता है पॉजिटिव। इसमें एक स्थान जो शेष बच जाता है उसे कोटर या होल कहते हैं। यही बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल होता है वो बहुसंख्यक आवेश का काम करता है। उसके बाद एन टाइप में क्या होता है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे कि आर्सेनिक मिलाई जाती है तो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही बहुसंख्यक आवेश का वाहक कार्य करता है। अब डायोड क्या होता है या पीएन संधि क्या होता है, देखिए जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देता है तो उसको पीएन संधि या पीएन जंक्शन या उसको डायोड कहते हैं या उसको केवल डायोड कह सकते हैं। अब यहाँ इधर हो जाएगा पी टाइप और इधर हो जाएगा एन टाइप और ये जो मिल गया तो इसको कहते हैं पीएन। अब डायोड का सिंबल ऐसे होता है, इधर रहता है एनोड, मतलब लेफ्ट में रहेगा एनोड और राइट में रहेगा कैथोड। ये डायोड का सिंबल होता है, परीक्षा में यही डायरेक्ट पूछा जाता है। अब जरा क्या होता है डिफिनेशन देख लेते हैं। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष संधि द्वारा इन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको वहां पीएन संधि कहलाती है या इसको डायोड भी कह सकते हैं। इस संयोजन के वैद्युत लक्षण डायोड बल्ब की भांति होती है, अतः इस संयोजन को पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है। संधि के दोनों ओर कोटर मतलब होल तथा चालक इलेक्ट्रॉन परस्पर उष्मीय विक्षोभ के कारण संधि को पार कर पाते हैं, जिससे अधिकांश आवेश वाहक परस्पर संयोग करके नष्ट हो जाते हैं, जिससे संधि के पास एक परत बन जाती है जिसे अक्षय परत कहते हैं, मतलब डिप्लेशन लेयर कहा जाता है उसको। ये जो अक्षय है इसका इंग्लिश में डिप्लेशन लेयर होता है, डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। अक्षय परत की मोटाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर होती है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों का स्थानांतरण बंद हो जाता है। इस प्रकार संधि के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको संपर्क विभव या विभव प्राचीर मतलब पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। इसको पोटेंशियल बैरियर कहा जाएगा। मतलब देखिए आवेश वाहकों का स्थानांतरण जब बंद हो जाएगा तो उसके मतलब दोनों जो उसका सिरा होता है उस मतलब जो एनोड और कैथोड वाला जो पोर्शन होता है उसके बीच में एक वोल्टेज दौड़ने लगता है जिसको पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। दिष्टकरण है तो आई थिंक इसको रेस्टिफायर कहा जाता है, रेस्टिफिकेशन कहिए इसको इंग्लिश में या दिष्टकरण कहिए, रेस्टिफिकेशन।
प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण, मतलब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने की प्रक्रिया को वहां पर रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। पीएन संधि डायोड के एक दिष्ट खाड़ी के रूप में, मतलब जो पीएन संधि होता है वो एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। पीएन संधि डायोड एक अतरंग दिष्ट खाड़ी के रूप में काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि डायग्राम बताया गया है, इसमें एक परिपथ को तैयार करते हैं जिसमें एसी को डीसी में बदलना होता है। यहाँ पर एसी जो वोल्टेज होता है उसको डीसी में बदल दिया जाता है, मतलब एसी को डीसी में बदला जा रहा है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर डीसी को एसी में बदलता है। डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। बाकी इसका ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के श्रेणी में संबंधित करते हैं। द्वितीय कुंडली के सीधे ए को डी क्षेत्र से तथा सीधे बी को एक लेड के साथ एन क्षेत्र से संबंधित करते हैं। ओवरऑल डायग्राम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्रांजिस्टर देखिए, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा मैं उसी चीज को यहाँ पर ला रहा हूँ। बाकी वो जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर अभी तक पूछे गए हैं, जिसको मैंने वहां पर उसको अवॉइड कर दिया। ट्रांजिस्टर क्या होता है, वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज शक्ति अथवा धारा का प्रवर्धन किया जाता है उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। अथवा पी टाइप या एन टाइप अर्धचालकों से बनी वह युक्ति जो डायोड बल्ब के स्थान पर प्रयोग की जा सकता है उसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक शोकले तथा बॉर्डी तथा बेरिन द्वारा सन 1948 में किया गया था। इस आविष्कार के लिए इन वैज्ञानिकों को सन 1956 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखिए पीएनपी में क्या होता है कि अगल बगल में पी होगा, बीच में एन होगा, तो उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसके बाद ये डायग्राम है, यहाँ पर पी टाइप है, यहाँ पर पी टाइप है, बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाया गया है। इसके बाद आता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन में क्या होगा कि अगल बगल में एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा और बीच में हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एनपीए इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। फोटो डायोड क्या होता है, मतलब अब डायोड का प्रकार है, जिसको सबसे पहले है फोटो डायोड। यह साधारण पीएन संधि डायोड के समान होता है, जिसमें पीएन जंक्शन के पास एक पारदर्शी प्लेट लगी हुई होती है जिससे कि संधि पर प्रकाश आपतित हो सके, उसको फोटो डायोड कहते हैं। बाकी फोटो डायोड में ये फोटो डायोड का ये पिक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर एलईडी आता है जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यह एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका प्रयोग प्रकाश स्रोत के रूप में अथवा प्रकाश सिग्नलों की उत्पन्न करने में किया जाता है। हमारे घर में जितने भी बल्ब होते हैं वो सारे के सारे एलईडी होते हैं, परंतु इसको बनाने के लिए ऐसे चलकों का प्रयोग किया जाता है जिसका निश्चित ऊर्जा अंतराल प्रकाश के ऊर्जा अंतराल के समान होता है। अतः दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए यौगिक अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का उपयोग विभिन्न वर्गों के एलईडी निर्माण में होता है। ये डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है एलईडी का। एलईडी का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में, अलार्म आदि इंडिकेटर के रूप में, एलईडी डिस्प्ले में। उसके बाद उपयुक्त विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित कर एलईडी का प्रयोग रिमोट आदि में प्रकाश सिग्नल उत्सर्जित करने के लिए, और रक्त प्रकाश उत्सर्जित करने वाले एलईडी का प्रयोग धुंध इत्यादि में फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। एक आता है सोलर सेल। एक ऐसा युक्ति है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा उसको सोलर सेल कहा जाता है। इसमें गैलियम का यूज किया जाता है जो कि सेमीकंडक्टर अच्छा होता है। बाकी एक और होगा जेनर डायोड। ये डायग्राम होता है फोटो डायोड का। लाभ देख लेते हैं। सोलर सेल का लाभ क्या होता है, यह पूर्णतः प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। सोलर पैनलों के रख रखाव की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है, यह लंबे समय तक चलते हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। इसका कृत्रिम उपग्रहों में इसका प्रयोग वैद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, अलार्म इत्यादि में ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर एक अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी है, मतलब ये डिजिटल के बारे में पूछा जा रहा है। वह माध्यम जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको सिग्नल कहते हैं। सिग्नल दो प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। मतलब ये कम्युनिकेशन वाला हमारा चैप्टर आ गया। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, वैसा परिपथ जो दो निश्चित मानों के बीच वोल्टेज अथवा धारा के समस्त मानों को ग्रहण करता है उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ये डिजिटल क्या होता है, जो वोल्टेज अथवा धारा में केवल दो ही मानों को ग्रहण कर पाता है, ऐसे परिपथ को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। लॉजिक गेट, जो
बुलियन अलजेब्रा पर काम करता है। मतलब वह डिजिटल परिपथ जो निवेश तथा निर्गत सिग्नलों के बीच पूर्णतः संबंधों के अनुसार कार्य करता है, उसको लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है और गेट। और गेट का यहाँ पर सिंबल बनाया गया है। एक ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो और गेट का बुलियन अलजेब्रा होता है वाई बराबर ए प्लस बी। और इसका ट्रूथ टेबल होता है ए बी है 0 0 0। यहाँ पर ट्रूथ टेबल भी आप देख सकते हैं। एंड गेट है, तो एंड गेट में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और एंड गेट का सिंबल यहाँ पर बनाया गया है एंड गेट। और यहाँ पर ट्रूथ टेबल एंड गेट का बनाया गया है। नॉट गेट, ये नॉट गेट का सिंबल है। नॉट गेट में भी इसका सिंबल होता है इनवर्स, y बराबर ए इनवर्स होगा। और यहाँ पर 0 का इनवर्स 1 होता है, 1 का इनवर्स 0 होता है। अब नंद गेट है, तो नंद गेट का यहाँ पर सिंबल बनाया गया है। नंद गेट कहने का मतलब होता है एंड प्लस नॉट मिल जाएगा तो नंद गेट का निर्माण हो जाएगा। नंद गेट का यहाँ पर ट्रूथ टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। नॉर गेट, और प्लस नॉट बन जाएगा तो नॉर गेट हो जाएगा। ए प्लस बी के ऊपर बार लगता है नॉर में, फिर इसका ट्रूथ टेबल देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। जहाँ तक पॉसिबल था मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।